नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स एक्सचेंज में। आज हम लोग बात करेंगे एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट एएनबीसी की। एएनबीसी के बारे में बात करने से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान के चलिए ये एक पर्सन है ए और ये है एक पर्सन बी। ये दोनों बिजनेस करते हैं। ए को अपना बिजनेस चलाने के लिए कुछ सामान की ज़रूरत है, उसको चाहिए गुड्स, बट उसके पास ना तो फंड्स हैं और ना कोई कोलेटरल सिक्योरिटी है जिसके बेसिस पर वो उसको गिरवी रखकर उसको मॉर्गेज करके सामान ले सके। तो ये जाता है बी के पास कि मुझे गुड्स चाहिए लेकिन मेरे पास ना तो फंड्स हैं ना कोलेटरल सिक्योरिटी है। बी बोलेगा ठीक है, मैं आपको सामान दे दूंगा लेकिन इस सामान के एवज में आपको बिल ऑफ एक्सचेंज, एक बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करना रहेगा। देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज इज वन टाइप ऑफ एन एग्रीमेंट, ठीक है, जिसमें इन दोनों के बीच में जो भी कंडीशंस होंगी वो लिखी जाएंगी, ठीक है। तो ए कहता है ठीक है, आप मुझे 10 लाख का सामान दे दीजिए, मैं आपको 60 डेज में इसका पेमेंट कर दूंगा। 60 डेज में मैं इसका पेमेंट आपको कर दूंगा। तो भी बोलता है ठीक है, आप ले लीजिए, और ये इनके बीच में एग्रीमेंट हो जाता है। बट आफ्टर 10 डेज, जैसे ही 10 दिन निकलते हैं, जैसे ही 10 दिन निकले, बी के पास फंड्स का क्रंच आ गया, तो ये जाएगा बैंक के पास। मान के चलिए ये किसी बैंक के पास गया और बैंक के पास जाकर बोलेगा कि आप एक बिल ऑफ एक्सचेंज है मेरे पास, उसके एवज में मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज मैं आपको एंडोर्स कर देता हूँ। तो इसने बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्स कर दिया बैंक के नाम पर कि बैंक आफ्टर 60 डेज, जब 60 दिन हो जाएंगे, 10 दिन हो चुके मीन्स 50 डेज, आफ्टर 50 डेज ये डायरेक्ट जाकर ए से ये पैसा ले लेगा। बट बैंक बोलेगा कि ठीक है, मैं आपको पैसा दे तो देता हूँ लेकिन इसके लिए मैं आपको कुछ इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, एक X% इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो ये जो इंटरेस्ट ये चार्ज कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज डिस्काउंट। तो इसको हम कहेंगे डिस्काउंट, ठीक है। और ये बिल ऑफ एक्सचेंज लेकर मान के चलिए उसका जो इंटरेस्ट बना वो बना 25,000 रुपये। ये 25,000 रुपये बैंक ले लेगा अपने खाते में और इसको 9.75 लाख रुपीज दे देगा, ठीक है। 25,000 रुपये अपने काट के 9,75,000 रुपये बी को वापस कर देगा, ठीक है। और आफ्टर 50 डेज जब भी ये इसका टेनर कंप्लीट हो जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज का, ये जाकर ए से कैश कर लेगा। ओके, तो ये जो डिस्काउंट हुआ दैट इज कॉल्ड एज बिल डिस्काउंटिंग, बिल डिस्काउंटिंग। बट अब मान के चलिए बैंक है, बैंक के पास भी तो फंड्स की जरूरत हो सकती है। तो अब बैंक के पास मान के चलिए 10 दिन और गुजरे और बैंक को पैसों की जरूरत पड़ी। तो बैंक बोलेगा कि मेरे को बी ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्स किया था, एक बिल ऑफ एक्सचेंज था वो मुझे एंडोर्स किया था। तो बैंक आरबीआई के पास जाएगा और कहेगा ये बिल ऑफ एक्सचेंज मैं आपके नाम पर एंडोर्स कर देता हूं। आप जब ये टेनर पूरा हो जाए तो डायरेक्टली जाकर ए से पैसा कलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो आरबीआई कहेगा ठीक है, मैं ये पैसा ले लेता हूं, सॉरी ये बिल ऑफ एक्सचेंज आप मुझे एंडोर्स कर दीजिए, मैं आपको पैसा दे देता हूं। 10 लाख रुपए बैंक ने या फिर 9.75 लाख रुपीज बैंक ने आरबीआई से ले लिए, ठीक है। और जाकर आरबीआई ने बिल कैश कर लिया ए से। तो अब आरबीआई के पास जब ये बिल आया, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज जब ये आया तो आरबीआई ने इसको किया डिस्काउंट, ठीक है, फिर से आरबीआई ने इसको डिस्काउंट किया। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज बिल रीडिस्काउंटिंग। अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं बिल डिस्काउंटिंग और रीडिस्काउंटिंग का। जब भी मान के चलिए दो कंपनीज आपस में एग्रीमेंट करती हैं, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। जब ये कंपनी जाएगी बैंक के पास, बैंक जब इसको डिस्काउंट करेगा तो ये होगा आपका बिल डिस्काउंट, ठीक है, ये हुआ बिल डिस्काउंट, ठीक है। और जब बैंक को पैसे की जरूरत पड़ी और वो गया आरबीआई के पास कि मुझे आप ये डिस्काउंट करके दीजिए, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज बिल रीडिस्काउंटिंग, बिल रीडिस्काउंटिंग। तो बैंक आरबीआई की जगह नाबार्ड के पास भी जा सकता है, सिडबी के पास भी जा सकता है, एनएचबी के पास भी जा सकता है, किसी भी एपेक्स बॉडी के पास जा सकता है जो कि ये बिल रीडिस्काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए आगे समझते हैं एएनबीसी को, ठीक है। तो ये बिल डिस्काउंटिंग और बिल रीडिस्काउंटिंग, ये दो कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, इससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा एएनबीसी का। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब एएनबीसी में हम फॉर्मेट समझते हैं इसका कि एएनबीसी कैलकुलेट किस तरीके से होता है। हर साल इंडियन बैंक्स को, जितने भी भारत में बैंक हैं,
उन सभी को एक फॉर्म नंबर ए भरकर देना होता है आरबीआई को, जिसमें वो लिखते हैं कि बैंक ने इंडिया में, इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर कितना क्रेडिट किया है, कितने एडवांसेस किए हैं। ठीक है, अब मान के चलिए किसी बैंक ने 100 लाख का एडवांस किया। ठीक है, हम ए बी वाला कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। मान के चलिए इन्होंने 10 लाख रुपए इनको दे दिए और इनका टोटल एडवांस हुआ 100 लाख रुपीज। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब बैंक ने आरबीआई से पैसा ले लिया है, ठीक है, तो ये 10 लाख रुपए बैंक की बैलेंस शीट में से माइनस हो जाएंगे। ठीक है, मींस पहले इस 10 लाख को मिलाकर इनका क्रेडिट था 100 लाख रुपीज, लेकिन अब जब इन्होंने 10 लाख रुपए आरबीआई से ले लिया है, रीडिस्काउंटिंग आरबीआई से करा ली है या फिर किसी भी दूसरी बॉडी से करा ली है, एनएचबी, सिडबी, नाबार्ड, इनसे अगर करवा ली है, तो वो 10 लाख रुपए फिर उस एपेक्स बॉडी की क्रेडिट शीट में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम टोटल क्रेडिट में से रीडिस्काउंटिंग अमाउंट को घटा देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 90 लाख रुपीज। ठीक है, तो इस तरीके से बिल रीडिस्काउंटिंग अगर आरबीआई या किसी अदर अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बैंक कराता है, तो उसमें से हम उसको घटा देंगे, मींस टोटल क्रेडिट में से रीडिस्काउंटिंग घटा देंगे, तो बैंक का नेट बैंक क्रेडिट आ जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ आपका नेट बैंक क्रेडिट। इसके अलावा बैंक दूसरे इन्वेस्टमेंट भी करती है, जैसे नॉन एसएलआर कैटेगरीज के अंडर एचटीएम, हेल्ड टू मेच्योरिटी। हेल्ड टू मेच्योरिटी मींस एक सर्टेन टाइम पर मेच्योरिटी होगी तभी वो फंड आप कैश कर सकते हो, उसके बिना वो फंड कैश नहीं होंगे। ठीक है, नॉन एसएलआर कैटेगरीज, जैसे एसएलआर कैटेगरीज होते हैं उसमें तो 18% स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो में बैंक को आरबीआई के पास पैसा रखना होता है। ठीक है, लेकिन नॉन एसएलआर कैटेगरीज जो कि मैक्सिमम हो सकती है 10%, टोटल डिपॉजिट्स का 10% ही नॉन एसएलआर में बैंक इन्वेस्ट कर सकती हैं। ठीक है, प्लस अदर इन्वेस्टमेंट एलिजिबल टू बी ट्रीटेड एज प्रायोरिटी सेक्टर, मींस प्रायोरिटी सेक्टर की तरह दूसरे इन्वेस्टमेंट जैसे सिक्योरिटाइजेशन वगैरह में बैंक इन्वेस्टमेंट करती हैं। उसके अलावा अगर बैंक का प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट जो कि होता है 40% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, बैंक का अगर एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट 100 रुपए है और अगर वो 40% नहीं करती है, 40 रुपए नहीं करती है, तो मान के चलिए उन्होंने 35 किया, तो 5 रुपए उनको आरआईडीएफ, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स, जो कि नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी या मुद्रा, उसके सभी से नॉमिनल इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन इनको एज अ पेनल्टी इनके पास रखना पड़ता है जब भी इनका प्रायोरिटी सेक्टर शॉर्टफॉल होता है। ठीक है, या फिर आउटस्टैंडिंग पीएसएलसीज, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। अगर आपको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट के बारे में नहीं पता है तो प्लीज आप हमारा ये वीडियो देखिए, इसमें आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं, उनका यूज क्या होता है और बैंक्स उनको कब इशू करते हैं और कैसे इशू कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैंक्स हाउसिंग लोन या फिर कोई भी लोन होता है वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए करती है, मान के चलिए जैसे 25 से 30 साल के लिए, लेकिन बैंक्स जो डिपॉजिट्स लेते हैं वो मैक्सिमम 10 साल के लिए ले सकते हैं। इसलिए बैंक लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इशू करके फंड रेज करते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के लिए, जिससे कि बैंक की एसेट लायबिलिटी मिसमैच नहीं हो। ठीक है, तो उसका जो अमाउंट होता है उसको हम माइनस करेंगे। देखिए, ये जो अमाउंट होता है इसको हम लोग नेट बैंक क्रेडिट में ऐड करते हैं, फोर्थ पॉइंट जो है, क्योंकि ये बैंक का पैसा है और ये बैंक के पास कहीं ना कहीं से वापस आना है। ठीक है, इसलिए इसको हम बैंक की नेट बैंक क्रेडिट में ऐड करेंगे, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट निकालने के लिए। बट इसमें से जो ये बॉन्ड का पैसा है, हो सकता है कि ये बैंक लॉन्ग टर्म है, मिनिमम 7 ईयर्स का होता है। ठीक है, 7 ईयर्स का होता है, इसलिए इसको इसमें से माइनस किया जाएगा। और इसके अलावा एफसीएनआर डिपॉजिट्स होते हैं जो कि 3 साल से ज्यादा के लिए बैंक के पास रखे जाते हैं और उन पर बैंक को कोई भी सीआरआर और एसएलआर रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है। मींस 3 साल से ज्यादा अगर किसी बैंक के पास एफसीएनआर या एनआरई डिपॉजिट्स होते हैं तो उन पर बैंक को सीआरआर और एसएलआर नहीं रखना पड़ता है आरबीआई के पास। उनके ऊपर जो बैंक एडवांस करता है, एडवांसेस जो बढ़ाता है, उसको भी इसमें से माइनस किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है जिससे कि बैंक के पास एफसीएनआर और एनआरई डिपॉजिट जो है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, उसको एनकरेज किया जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रेडिट में से बैंक, टोटल बैंक क्रेडिट जो है इंडिया में, उसमें से हम लोग बिल रीडिस्काउंटिंग को माइनस करेंगे। फिर उसके अलावा जितने भी बैंक ने अलग अलग जगह पर जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसको ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए बैंक का जो जहां से बैंक ने फंड रेज किया है उसको माइनस करेंगे और 6 पॉइंट को माइनस करेंगे जो कि है आपका एफसीएनआर और एनआरई डिपॉजिट्स का एडवांसेज है, एलिजिबल एडवांसेज एक्सटेंडेड इन इंडिया अगेंस्ट द इंक्रीमेंटल एफसीआर एंड एनआरई डिपॉजिट। ठीक है,
इन सभी को ऐड करके इसमें से हम 5th और 6th पॉइंट को माइनस करेंगे, जिससे बैंक की ANBC आ जाएगी। ठीक है, मान के चलिए बैंक के पास ये अमाउंट है 100, उसके बाद बैंक ने 10 रुपए रिडिस्काउंटिंग करवा लिया, तो बैंक का जो नेट बैंक क्रेडिट आएगा वो आएगा 90 रुपीज। अब मान के चलिए बैंक ने 10 रुपए कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इन सभी कैटेगरीज में। ठीक है, इन सभी कैटेगरीज का बैंक का पैसा कहीं और लगा हुआ है, तो इसको हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 100। उसके अलावा बैंक ने मान के चलिए 5 रुपए के लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स उठाए हुए हैं और 5 रुपए का ही CRR और सॉरी FCNR डिपॉजिट है, जो कि इंक्रीमेंटल है, मींस लास्ट ईयर से नेक्स्ट ईयर के बीच का जो डिफरेंस है वो आ गया। ठीक है, तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो बैंक का टोटल एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट आएगा 90 रुपीज। अब इसी का जो प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट्स जो दिए जाते हैं बैंक को, वो इसी के बेसिस पर दिए जाते हैं। तो बैंक को अब मिनिमम 90 का 40% मींस 36 रुपए तो केवल और केवल प्रायोरिटी सेक्टर में करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है ANBC एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।